Moving to the next, that is technical reforms. The changes which have taken place in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. जो भी बदलाव आए हैं जैसे कि सीड्स में, फर्टिलाइज़र्स में, फार्म के इम्प्लीमेंट्स में, तो ऐसे टाइप के बदलाव को हम बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स. नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विथ लैंड ओनरशिप, क्रॉप एंड सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड टू बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? जो बदलाव लैंड ओनरशिप के लिए होते हैं, ज़मीन की मालिकी के ऊपर होता है, क्रॉप के रिलेटेड होता है, या सब्सिडी या कोई भी फार्म प्रोडक्ट्स की जो सेल होता है उस पर आधारित हो, ऐसे टाइप के जो बदलाव होते हैं, रिफॉर्म्स मतलब बदलाव, उस बदलाव को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. नेक्स्ट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, intense fertilizers, enormous efforts of the farmers, improved facility for electricity and irrigation is known as green revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अचानक से आए हुए बहुत ही अच्छे बदलाव, जो हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत ही अच्छे बदलाव. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र का इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ही अच्छी फार्मिंग हो पाती है, जो फर्टिलाइज़र्स है वो भी अच्छे मिलते हैं जिससे फसल अच्छे से ग्रो करती है, जल्दी ग्रो करती है. फार्मर के अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन, फार्मर के अच्छे एफर्ट्स जिससे प्रोडक्शन जो है, फार्मिंग है वो अच्छी होती है. फैसिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट. अब फैसिलिटीज़ कई प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है. एक तो इरिगेशन फैसिलिटी होती है, फिर मेथड जो अप्लाई करना हो, फार्मिंग मेथड्स जो हमने स्टडी की हैं उस मेथड्स को अप्लाई करने के लिए अलग अलग फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होती है. ये सारी फैसिलिटी और ये सारे एफर्ट्स, ये सारे फर्टिलाइज़र्स और ये सारे जो सीड्स की जो अच्छी इम्प्रूवमेंट के कारण जो फार्मिंग अच्छी हो पाती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब आगे आते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है? एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन ऑक्यूपेशन है जहाँ पर 60% जितने लेबर्स हैं वो डिपेंडेंट है. या तो हम बोल सकते हैं हमारा देश ही पूरा एग्रेरियन कंट्री है, तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ये जो है हमारे देश के पॉपुलेशन की 1/2 जितनी पॉपुलेशन को रोज़गार प्रोवाइड करता है, रोज़गार प्रदान करता है. एग्रीकल्चर अब होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. टोटल जीडीपी के अंदर 17% जितना जो पोजीशन है, या तो 17% जितना स्पेस है वो एग्रीकल्चर पर ही एग्रीकल्चर होल्ड कर रहा है. नेक्स्ट है इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द एग्रेरियन प्रोडक्शन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इंडिया सेकेंड रैंक पर फॉल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. किसके रिलेटेड? एग्रेरियन प्रोडक्शन के रिलेटेड. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू ऑल. एग्रीकल्चर सबको फूड प्रोवाइड करता है. If the demand for the food grains is increasing and they have to be imported, then the political independence of that country may be at a risk. The minimum requirement of the country can be fulfilled today with available food grains, so it is necessary to maintain and increase buffer stock. अब ये बोला जा रहा है कि जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जाएंगी, अब जैसे हमको पता है कि सब मास जो एजुकेशन या एजुकेटर्स है, या तो जो पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहता है, या तो एग्रीकल्चर को एज अ करियर ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना चाहता है. तो क्या होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो, या तो बोला जा सकता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लेबर्स नहीं होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा और बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा.
जो हमारे देश की जीडीपी या तो देश की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस पर असर करेगा, क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है। हम हमारे देश में खुद ही उसकी प्रोडक्शन करें, खुद ही उसकी खेतीबाड़ी करें, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट भी है और हमारे लिए वो सही भी रहता है। तो इस केस में ये ज़रूरी बन जाता है कि हम कंट्री में फार्मिंग करें, फूड ग्रेन्स जितने हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल है उसी का यूज़ करें और स्टॉक को हमारे इंक्रीज़ करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा वो हम स्टडी करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज़ इंक्रीज्ड। कॉटन और मेज़ का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। इम्पोर्ट हैज़ बीन स्मूथर, इम्पोर्ट है वो स्मूथर हो गया है। नाउ डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस टफ कंपटीशन। अब जो हमारे यहाँ के लोकल या तो इंडिया में ही जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसको बहुत ही टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ रहा है। सम प्रोडक्ट्स हैव गेन ग्लोबल मार्केट। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली सेल हो रहे हैं, या तो ग्लोबली इंटरनेशनली सेल हो रहा है या तो इंटरनेशनल डिमांड बढ़ गया है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज अ नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। इसलिए हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट में जो कई प्रोडक्ट्स है जिसका डिमांड बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको उसका क्वालिटी है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा और उसको नेशनल पेटेंट वर्ल्ड मार्केट में बनाना पड़ेगा। अब नेशनल पेटेंट मतलब क्या होता है कि पेटेंट ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इसका है और कोई देश बना नहीं सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। थैंक यू।